प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज फिर से उपस्थित हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है उपसर्ग। टॉपिक का नाम है उपसर्ग। ये उपसर्ग जो है विद्यार्थियों, उपसर्ग क्या होते हैं? कोई भी शब्द होता है उससे पहले जुड़ करके नए अर्थ का निर्माण करते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ करके उस अर्थ का निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा जो है वो बिल्कुल इजी है कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दें। परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश, परिभाषा में हमने क्या देखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो हमने इसकी परिभाषा क्या देखी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दें उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। या दूसरे अर्थों में हम ये भी बात करें कि या तो शब्द का अर्थ बदल देते हैं या शब्द को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें कि ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द उनका बना देते हैं। तो उपसर्ग जो है वो उपसर्ग जो शब्द है उपधन सर्ग, इन दो शब्दों के मेल से बना है। इन दो शब्दों की मेल से बना है। तो विद्यार्थियों, हमने उपसर्ग की परिभाषा देखी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो है वो उपधन सर्ग बराबर उपसर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है। ये जो सर्ग है यह मूल शब्द है और जिसका अर्थ है जोड़ना। किसका अर्थ है? सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना। अब हमने देखा कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे नंबर 1 है, एक शब्द है हार। हार का मतलब होता है हारना और इसके आगे उपसर्ग जोड़ने से यह हो गया उपहार। मतलब अर्थ में बिल्कुल दूसरे तरीके से परिवर्तन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, जीत। दूसरा जो एग्जांपल है जीत, यानी कि जीत का मतलब होता है जीतना और इसके आगे परा उपसर्ग लगा दें। जीत जो शब्द है उसका मतलब होता है जीतना और परा उपसर्ग लगा दें तो हो गया पराजीत। उसी प्रकार तीसरा एग्जांपल हम देखें तो उसमें जैसे है एक शब्द है जय शब्द। जय शब्द का मतलब भी होता है जीत। जय, इसका अर्थ होता है जीतना और इसके आगे परा उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या हो गया? पराजय। कहने का मतलब है अर्थ का अनर्थ हो गया तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। इसी प्रकार हमने देखा कि बिल्कुल सीधी और सरल सी परिभाषा हमने देखी कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो शब्द होता है उसके आगे जो शब्द लगा दिया जाता है। मूल शब्द कौन सा है इसमें?
हार, जीत और जय। ये तो क्या है, सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है मूल शब्द। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है उपहार और दूसरे नंबर पे आ जाता है पराजय। उपहार और पराजय, इन दोनों में से मूल शब्द है उपसर्ग छांटिए। तो मूल शब्द तो क्या हो गया इनमें, हार, जय। ये दोनों तो क्या हो गए, मूल शब्द। हार और जय तो क्या हो गए, मूल शब्द हो गए। और उप और परा क्या हो गए, ये दोनों को दोनों उपसर्ग हो गए। अब हम आगे बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की, कि उपसर्ग के जो भेद हैं या उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो विद्यार्थियों आगे हम देखते हैं हिंदी जो भाषा है उसमें मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग जो हैं वो प्रचलित हैं। हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग प्रचलित हैं। तो उपसर्ग जो है विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 3 उपसर्ग हैं। कितने हैं, 3। हिंदी जो भाषा है उसमें मुख्य रूप से कितने उपसर्ग हैं, 3 उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 पे है हिंदी के उपसर्ग और नंबर 3 है विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी में उपसर्ग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा में भी हमारे देश में जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी और भी कई भाषाएं हैं, उनसे जुड़े हुए फारसी, इनसे जुड़े हुए जो उपसर्ग हैं वो हम देखेंगे। तो नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग। अब विद्यार्थियों संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के सभी उपसर्ग जो होते हैं वो तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्दों के साथ, तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी भाषा में यानी कि तत्सम शब्दों के साथ कौन सी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, हिंदी भाषा में। तो संस्कृत के उपसर्ग में हम देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों में हिंदी भाषा जो है या हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो बात करते हैं हम तत्सम शब्दों की। तत्सम, जैसा कि हमने पहले पढ़ भी लिया था कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। और बात आती है दूसरे शब्द की, तद्भव। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में जाते जाते जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव और तत्सम हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ लिया था। जैसे संस्कृत के उपसर्ग में जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे देखें अति, अनु, अप आदि। जैसे नंबर 1 अति, अनु, अप आदि, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो संस्कृत के उपसर्ग के हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत के कुछ उपसर्गों की। जैसे नंबर 1 की हम बात करें, जैसे उपसर्ग, अर्थ और शब्द। उपसर्ग,
अर्थ और शब्द। उपसर्ग, अर्थ और शब्द की हम बात करते हैं तो जैसे नंबर 1 पे बात करें अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अब ये जो अति है इससे जुड़ने वाले जो भी शब्द हैं जैसे अति प्रिय, अतिरिक्त, अतिसार। अति प्रिय, अतिरिक्त और अतिसार। अब इसमें हम क्या देखेंगे? अति जो है वह उपसर्ग है और ये जो प्रिय, रिक्त और सार जो है ये मूल शब्द है। मूल शब्द। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए या विद्यार्थियों को अटकाने के लिए कुछ बात कर लेता है। अगर एग्जामिनर ऐसा एग्जाम में प्रश्न दे दे कि अति प्रिय, अतिरिक्त और अतिसार का सर्ग बताइए, इसमें कौन सा सर्ग है, तो सर्ग ही क्या कहलाता है विद्यार्थियों? मूल शब्द। तो इसमें प्रिय, रिक्त और सार जो हैं ये क्या कहलाते हैं? सर्ग। सर्ग हमने भी देखा था उपसर्ग जो है वह है सर्ग, उपधन सर्ग। उपधन सर्ग से बना है, उसका मतलब होता है उपसर्ग। तो ये जो सर्ग है ये क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें हमने देखा अति, अधिक। उपसर्ग है अति, अति का मतलब होता है अधिक। प्रिय, रिक्त और सार जो है ये तो क्या कहलाते हैं? सर्ग हो गई और इसको मूल शब्द भी बोलते हैं। ये तो क्या कहलाएंगे? सर्ग। और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? अति। ये क्या कहलाता है? उपसर्ग। दूसरे नंबर पे है जैसे अनु। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे। अब कुछ हम मूल शब्द देखेंगे यानी कि सर्ग देखेंगे और इसके आगे हम क्या कौन सा शब्द लगा देंगे, कौन सा उपसर्ग लगा देंगे? अनु। जैसे अनुकरण, अनुसंधान, अनुज, अनुज, अनुकरण, अनुसंधान आदि। तो इसमें अनु का मतलब छोटा या पीछे और जय का मतलब होता है जन्मा। तो अनुज का मतलब छोटा होता है, अग्रज का मतलब बड़ा होता है। उसी प्रकार करण जो है मूल सर्ग है, मूल शब्द है, सर्ग है, अनुज के उपसर्ग लग गया। उसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं अप। अप, अप का मतलब होता है निरादर। अप का मतलब क्या होता है? निरादर। जैसे अपमान, अपव्यय, अपयश, अपयश, अपमान, अपव्यय। तो इसमें हमने अप के देखे। अब आगे हम देखते हैं इसी के संस्कृत के ही उपसर्ग देखते हैं। जैसे देखते हैं अप। अप का मतलब भी अनादरी होता है, ओ निरादरी या अनादरी होता है। आगे हम इससे जुड़े हुए आगे देखते हैं उप का। उप का मतलब होता है सहायता। उप, उप यानी सहायता। और इस उप में, सहायता में हम क्या क्या देखेंगे? उप जो है उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है सहायता। जैसे उपहार, उपवास, उपदेश, उपहार, उपवास, उपदेश आदि। तो ये सारे के सारे जो हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत के उपसर्गों की। और संस्कृत के उपसर्गों में और भी हम देखेंगे जैसे प्र। प्र, प्र का अर्थ होता है अधिक और प्र का अर्थ होता है अधिक। तो प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रकार। प्रहार, प्रयोग, प्रकार आदि। अब हम आगे और संस्कृत से जुड़े हुए जो आगे हम देखते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है सम्मान। प्रति का मतलब क्या होता है? समानता। और ये जो प्रति है
इसमें हम जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, तो ये सारे के सारे किसके हैं? प्रति के उपसर्ग। अब हम देखते हैं प्रा। प्रा का मतलब होता है उल्टा, जैसे पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। तो ये किसके हमने उपसर्ग देखे? परा के देखे। अब है सु। सु का मतलब होता है शुभ, और शुभ का मतलब होता है शुभ और अशुभ, हम सब जानते हैं। सु का मतलब होता है शुभ, तो सुयोग, सुलभ, सुगम, सुयोग, सुलभ, सुगम। ये हमने किसके देखे? सु के। अब है स्व। स्व यानी अपना, इसको निजी भी बोलते हैं, निजी यानी पर्सनल। स्व के हमने दो अर्थ देखे, अपना और निजी, जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। स्वतंत्र, स्वदेश और स्वार्थ, ये किसके हमने देखे? स्व के। अब एक और देखते हैं उद। उ आदद है, उद ये उपसर्ग है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। अच्छा भी बोल सकते हैं इसको, महान भी बोल सकते हैं। जैसे उद्दार, उत्साह, उद्दार, उत्साह, उद्दार, उत्सर्ग आदि। ये हमने किसके देखे? उद की। अब संस्कृत के ये जो उपसर्ग हैं हमने बहुत से देख लिए। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों की। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग अपने कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में हमने देखा था कि तत्सम शब्द होते हैं, और हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसमें तद्भव शब्द होंगे। संस्कृत के उपसर्ग में तो हमने देखा कि हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में जो परिवर्तन करके उपसर्गों का निर्माण किया गया है, हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसमें कौन सी किसका प्रयोग किया जाता है? तद्भव। कौन से शब्दों का? तद्भव शब्दों का। और इसमें हमने देखा कि तत्सम शब्दों में हमने परिभाषा देखी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं तत्सम कहलाएंगे। तद्भव शब्दों में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते जिनमें रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, इसमें देखेंगे उपसर्ग, शब्द, उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग, अर्थ और शब्द। इसमें शब्द, उपसर्ग, अर्थ, शब्द, या फिर इसके उदाहरण भी बोल सकते हैं हम उसको, उदाहरण ऐसा भी बोल सकते हैं। अब नंबर 1 की बात करें। नंबर 1 है ए। ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। अब ऐसे जुड़ने वाले जो उपसर्ग हैं, अकाज, अचेत, अटल। अकाज, अचेत, और तीसरे नंबर पर है अटल। ये किसके उपसर्ग हैं? अब हम रीड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी के उपसर्ग की। अब दूसरे नंबर पे है अन्न, और जो अन्न होता है उसका अर्थ होता है बिना। अन्न का मतलब होता है बिना, और बिना से
जैसे अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, ये सारे के सारे जो हैं वो अन उपसर्ग से बने हैं। तो इसका सर्ग क्या है? पढ़, देखा और मोल, और उपसर्ग जो है अन्य, इसका उपसर्ग है। आगे हम बात करते हैं अध की। अध, अध का मतलब होता है आधा, अधूरा, अधमरा, अधखिला, अधपका। अधमरा, अधखिला, अधपका, अधपका, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? इसमें कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग है। अधमरा, अधखिला, अधपका, इसमें सारे के सारे कार्य जो है अधूरे हैं। अधमरा मतलब घायल, आधा मरा हुआ है। अधखिला मतलब पूर्ण रूप से खिला नहीं है, और अधपका का मतलब भी पूर्ण रूप से पका नहीं है, आधा कच्चा है। आगे हम देखते हैं ऊ। ऊ का मतलब होता है ऊंचा। ऊ का अर्थ क्या होता है? ऊंचा। जैसे उछालना, उतारना, उजड़ना। उछालना, उतारना, उजाड़ना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? ऊ उपसर्ग आएगा। आगे हम देखते हैं कै या कू। कै या कू। कै या कू का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। अब इसमें हम देखेंगे इससे जुड़ने वाले जैसे कपूत, कुढंग, कुचाल। कपूत, कुढंग, कुचाल, तो ये किसका उपसर्ग हो गया? कै या कू। कै का हो गया कपूत, इसमें तो कै उपसर्ग है और इन दोनों में कू उपसर्ग है। अब हम आगे इनसे जुड़े हुए और देखते हैं। आगे उपसर्ग और देखते हैं जैसे चो। चो, चो का अर्थ होता है चार। चो का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? चार। जैसे चौमासा, चौराहा, चौखट। चौमासा, चौराहा, चौखट, इसमें कौन सा उपसर्ग है? चौ उपसर्ग है। आगे हम बात करते हैं बहु उपसर्ग की। बहु, बहु का मतलब होता है बहुत या अधिक, इसका अर्थ होता है अधिक। इसमें हम बात करते हैं बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। बहुवचन, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमूल्य, बहुमत, बहुमत आदि। तो विद्यार्थियों हमने दो उपसर्ग देख लिए। पहला हमने देखा संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा हमने देखा हिंदी के उपसर्ग। अब तीसरे नंबर की बात आती है विदेशी उपसर्ग। तीसरे नंबर पे आता है विदेशी उपसर्ग। तीसरे नंबर का है विदेशी उपसर्ग। नाम से स्पष्ट हो रहा है विदेशी, यानी कि दूसरा जो देश है, यानी कि भारत में बहुत समय तक उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि जो है अनेक भाषाएं हैं। भारत में उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त हो गए। तो उनके बारे में देखते हैं। पहले उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। जैसे नंबर 1 की बात करें, अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। अल, इसका मतलब होता है निश्चित, निश्चित। अलविदा, विदा की क्या लग गया? अल उपसर्ग। अलविदा, अलबेला,
अलबेला, अलमस्त, अलमस्त। इसमें सारे के सारे में कौन सा उपसर्ग आ गया? अल। और ये जो है ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। दूसरा है ना। ना का मतलब रहित, ना का मतलब होता है रहित, रहित। और इस रहित में देखेंगे नालायक, नापसंद, नापाक। नालायक, नापसंद और नापाक, नापाक। नालायक, नापसंद और नापाक। आगे हम देखते हैं एन। एन का मतलब होता है ठीक। तो एन में हम देखेंगे एन वक्त, एन मौका, एन वक्त, एन मौका। एन का हमने देखा, एन का अर्थ होता है ठीक, एन वक्त, एन मौका। अब देखेंगे ला। ला का मतलब होता है बिना। ला, ला का अर्थ हम देखेंगे बिना। और इसके जो उपसर्ग बनेंगे लाचार, लाजवाब, लापता। लाचार, लाजवाब और लापता, ये इसके उपसर्ग बन जाएंगे। अब अगला हम देखेंगे खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। खुश, इसका अर्थ होता है अच्छा। अब इसमें हम देखेंगे खुशखबरी, खुशमिजाज, खुशकिस्मत। आगे का जो है जैसे मान लीजिए हम है, हम का अर्थ होता है साथ, हमदम, हमसफर, हमराह। अगला है बे। बे का मतलब होता है अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। सर, सर का मतलब होता है मुख्य। सर का मतलब क्या होता है? मुख्य। तो इसमें देखेंगे सरकार, सरदाज, ओ सरकार, सरदार और सरताज। सरकार, सरदार और सरकार, इसका मतलब होता है शर का। आगे हम देखेंगे हेड। दो तीन और देखते हैं इसमें। हेड, हेड का मतलब मुख्य, प्रधान, प्रमुख। हेड में जैसे हेडमास्टर, क्या जाएगा? हेडमास्टर। हेड का हमने देखा हेडमास्टर, हेड बॉय। आदि। आगे हम देखते हैं हेड के बाद में देखते हैं हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। तो विद्यार्थियों हमने देखा, आज हमने पढ़ाई की उपसर्ग, कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके शब्द को पूर्ण रूप से बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जो है उपधन सर्ग, उपधन सर्ग के मेल से बना है। सर्ग जो है ये मूल शब्द होता है। ये मूल शब्द होता है। इसमें हमने देखा कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग देखे गए। पहला है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी भाषा के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी भाषा के उपसर्ग। हमने तीनों जो उपसर्ग हैं बारी बारी से क्रमिक तरीके से, क्रम से उनका उदाहरण देखा, अध्ययन किया। तो इसी के साथ हमारा ये जो पॉइंट है यही पूर्ण होता है।
अगली क्लास में उपसर्ग से जो आगे का टॉपिक है जैसे प्रत्यय है उसके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक